हेलो एवरीवन। आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि टेक्स्ट बुक पर। और आपके हरियाणा सीईटी के जो ग्रुप डी वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग टारगेट कर रहे थे, और इस सीरीज में मैं आपकी दो क्लासेस जो है वो मैंने कवर करा दी है ना। एक हुआ था 21 अक्टूबर का, दो शिफ्ट का पेपर था, एक मैं करा चुकी हूँ और एक 22 शिफ्ट का भी करा चुकी हूँ है ना। एक मॉर्निंग शिफ्ट चल रही है, एक इवनिंग चल रही है, तो इस तरीके से जो ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के जितने भी हैं टोटल सारी शिफ्ट मिला करके सारा सब कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे, डेली एक एक क्लास करके। जैसे ही प्रीवियस ईयर खत्म हो जाएंगे ग्रुप डी के, फिर हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एक बार मुझे ये बता दो, लास्ट दो क्लासेस किस किस ने देख ली है, एक बार फटाफट से कमेंट सेक्शन में थम्स अप कर दीजिए, या यस मैम या किसी भी तरीके से बता देना, ठीक है। जो पीडीएफ होगी इस वाली क्लास की, या जो प्रीवियस दो क्लासेस ले चुकी हूँ, दोनों की दोनों पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम किस नाम से है? निशा मैम टेक्स्ट बुक नाम से, इसको ज्वाइन कर लेना। इस टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी मैंने इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया है, ठीक है। दोनों क्लासेस की पीडीएफ कलेक्ट कर लेना, और क्लासेस कहाँ मिलेंगी वो भी अभी बता दूंगी, जिसने नहीं देखी हो देख लेना। अभी स्टार्ट करते हैं अपना। कौन से वाली शिफ्ट है आज की क्लास में? जो आपका रहेगा 22 अक्टूबर का पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट में करवा चुकी हूँ 22 अक्टूबर की। आज करने वाले 22 अक्टूबर की पहले वाले शिफ्ट। आपको पता है 15 क्वेश्चंस आ रहे थे पिछली बारी हर शिफ्ट में, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से आंसर करेंगे कितना आएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से करेंगे आंसर कितना आएगा। बोला गया था कि अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20 एंड 10% इज, ये आपको निकालना है। यानी कि 20 और 10% की दो क्रमागत छूट जो है वो किस एक समतुल्य, या कहेगा किस एकल छूट की, या इंग्लिश में कहेगा किस इक्विवेलेंट डिस्काउंट के बराबर है ना। डिस्काउंट वाला क्वेश्चन, क्रमिक बट्टे वाला। एक ही फॉर्मूला आपको सिखा रखा है, कोई जरूरत नहीं तीन अलग अलग फॉर्मूलाज याद करने की या कुछ भी, सिर्फ दो वाला फॉर्मूला याद कर लो, हर क्वेश्चन आपका यहीं से निपट जाएगा। कैसे होगा ध्यान से सुनना। इसने बोला है कि पहले डिस्काउंट मिलता है 20% का, उसके बाद डिस्काउंट मिला है 10% का, है ना। मान लो भाई ग्रुप डी में लाग रहे हो, है ना। ग्रुप डी का पेपर पढ़ दिया, उसके बाद डी जो है ज्वाइन कर लिया, फिर जाओगे शॉपिंग वॉपिंग कराने अपनी महिला मित्र या जो भी रहेगा, है ना। फिर तो मैम शादी हो जाएगी, महिला मित्र की जरूरत ही क्या है, शादी के लिए तो हम जॉब ढूंढ रहे हैं, वरना जरूरत ही क्या है, हमारे तो किले रोड पे आ रहे हैं, है ना। कोई बात नहीं, शॉपिंग करने गए तो वहां लिख रखा था 20% प्लस 10% ऑफ है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 20 प्लस 10, क्या वो 30% का डिस्काउंट दे रहे हैं। मैं ना ये प्रीवियस ईयर पेपर साइट से मैंने उठाया है, तो साइट पे किसी बच्चे ने जो मतलब फोटो शेयर कर रखी होती है ना अपने क्वेश्चन पेपर की, वो डाल रखा था। भाई उस बच्चे ने 30% टिक कर रखा, मैं समझ गई कि हाँ इसने कौन सा दिमाग चलाया है ना। 16 दूनी 8 की मैडम, 20 और 10 30% का डिस्काउंट है, 30% का डिस्काउंट नहीं है। जब भी आपको ये वाला क्वेश्चन दे रखा हो, या आपने किसी भी शोरूम के बाहर ये लिखा हुआ देखा होगा, बड़े बड़े बैनर में छाप देते हैं 20 प्लस 10% डिस्काउंट, 50 प्लस 40% ऑफ, क्या वो 90% का डिस्काउंट दे रहा है? ऐसा नहीं होता है। तो फिर एक्चुअल में कितने परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है, ध्यान से सुनना। फॉर्मूला क्या लगाया जाता है, हमेशा याद रखना, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बट्टे का 100 होगा, ठीक है। डिस्काउंट डिस्काउंट का जब भी क्वेश्चन आएगा ना, आपका ये वाला डिस्काउंट का जब भी क्वेश्चन बनेगा, क्रमिक बट्टा या सक्सेसिव डिस्काउंट का, एक बस यही फॉर्मूला आपको हमेशा लगाना है। एक यही फॉर्मूला आपको हमेशा लगाना है। कौन सा फॉर्मूला? कि मैडम एक्स हो गया 20 प्लस का वाई हो गया 10 माइनस का 20 गुना में 10 और बट्टे में जाएगा अपना 100। दो जीरो तो दो जीरो उड़ा दो, 20 और 10 अपना 30 हो गया, माइनस का 2, 30 माते 2 जाएगा 28, और प्रतिशत नुक्का कनू, यानी कि 28% का डिस्काउंट। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। डी जिसने भी आंसर दिया है गलत है, एक बारी चेक कर लेना जिसने जो भी आंसर दिया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर अपना दूसरा। इसमें देखो क्या कुछ है, क्रमागत संख्याओं का औसत वाला क्वेश्चन है। पढ़ो एक बार क्वेश्चन को, पढ़िए जल्दी से। क्रमागत संख्याएं होती है लगातार संख्या, इंग्लिश में बोला जाता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर, और हिंदी में बोला जाता है क्रमागत संख्याएं। जो संख्या लगातार होती है ना। जैसे 5 6 7 8 क्रमागत 4 संख्या हो गई। मैं कहूं क्रमागत 3 सम संख्या 6 8 10 ये हो गई, या कोई भी 3 क्रमागत संख्या, समझ रहे हो। मैं कहूं क्रमागत विषम संख्या 15 17 19 हो गई। क्रमागत मतलब होता है लगातार, कॉन्टिन्यूअस जो होंगी, कॉन्सिक्यूटिव जो होंगी,
वो कहलाती है क्रमागत। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि 4 क्रमागत संख्या है ए बी सी डी और उनका औसत कितना है, 49.5 है। क्वेश्चन कहता है बी और डी का गुणनफल ज्ञात कीजिए, कितना आएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट पता था औसत का ये वाला, उसके लिए बहुत इजी था। जिसको नहीं पता वो तो लग गया होगा कैलकुलेशंस में ही, है ना। ध्यान से सुनना, औसत की एक खासियत होती है, जब भी आपका औसत सीरीज के अंदर दे रखा हो, जब भी आपको किसी सीरीज के अंदर एवरेज निकालना हो। मैडम ये सीरीज कौन सी बोला है, सीरीज मतलब कोई भी श्रृंखला दे रखी हो। जैसे रीजनिंग में नहीं पढ़ा मैडम, 4 होगा, फिर 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा, 20 होगा, ये आपकी सीरीज हो गई, क्योंकि सब में 4 4 4 4 4 4 का अंतर बैठा है, तो ये आपकी सीरीज कहलाएगी, श्रृंखला कहलाएगी। ठीक है, चाहे इसमें जरूरी नहीं 4 का अंतर है तो पेपर में भी 4 का अंतर देगा, यूं नहीं, है ना। 4 का अंतर तो मैंने एग्जांपल लिया है, कहने का मतलब अंतर समान होगा। 3 3 का अंतर भी हो सकता था, 2 2 का भी हो सकता है, 5 5 का भी हो सकता है। तो जब भी, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल ही बता देती हूँ देकर के, यहां से नोट करो। मैंने आपको ये श्रृंखला दे दी, एक सीरीज दे दी, और मैं कह रही हूँ इसका औसत बताओ कितना आएगा। मैं कहती हूँ उसका औसत बताओ कितना आएगा। तो इसका जो औसत है वो निकालने के मैं आपको 3 तरीके सिखाती हूँ, ध्यान से सुनना। पहला तरीका औसत निकालने का, जो आपको पता है कि जितनी भी संख्या दे रखी है सबका योग कर दो, यानी कि सम कर दो, और जितनी नंबर ऑफ डिजिट है 1 2 3 4 5 है, तो इसने 5 से भाग कर दिया। जो अपना औसत का बेसिक सा फॉर्मूला होता है ना, वही वाला, कि औसत बराबर होगा सब संख्याओं का योग बट्टे में जितनी संख्या है वो, या मैं इंग्लिश में कहूं तो एवरेज इक्वल्स टू जितने भी डिजिट गिवन है उन सब का सम, और नीचे जितनी संख्या उससे भाग कर दो। ठीक है, दूसरा तरीका होता है एवरेज निकालने का, जब भी कोई सीरीज दे रखी हो कि जो बीचों बीच में संख्या बैठी है ना, या मैं कहूं जो मिडल टर्म है, वही आपका औसत होगा। क्या बोला, कि जो मिडल टर्म है, जो संख्या आपकी बीचों बीच में बैठी है ना, वही संख्या आपका औसत यानी कि एवरेज कहलाएगा। मतलब जैसे ये सीरीज है ना, इसमें बीचों बीच कौन बैठा है, 2 आगे की छोड़ दो और 2 पीछा की छोड़ दो, बीचों बीच में 21 है, तो अपना औसत कितना कहला होगा, 21 ही कहला होगा। अपना औसत कितना होगा, हो रहा था 21 ही होगा। चाहे इसने वैसे कर लो, सबने जोड़ के 5 से भाग करोगे तो भी 21 आएगा, चाहे किसी भी तरीके से कर लो। 2 तरीके हो गए। तीसरा क्या है, तीसरा होता है आपके पास में पहली और आखिरी दोनों संख्याओं को। मैडम 27 है, तीसरा यहां से लिख के चलना। तीसरा मेथड क्या है वो भी मैं बता देती हूँ। थर्ड वाला यहां से लिखो कि लास्ट और फर्स्ट टर्म को जोड़ करके उसका आधा कर दो, आखिरी और पहली संख्या को जोड़ करके आधा। आखिरी 27 है, पहली संख्या हमारे पास 15 है ना, इसका आधा। 7 5 12 यानी कि आपका जाएगा 42, 42 का आधा 21 आएगा, चाहे कहीं से भी चेक कर लो। इससे निकालोगे ना तो भी 21 ही आएगा, चाहे तो कैलकुलेटर यूज करके देख लियो। यानी कि यहां से एक बात दिमाग में बैठ गई कि जब भी हमें किसी सीरीज के अंदर औसत निकालना हो तो 3 तरीके हैं। ये तो वही है जो हर जगह आते हैं, इसको थोड़ा सा अवॉइड करो। इंपोर्टेंट की बात की जाए तो दोनों तरीके, आपका दूसरा और तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, काम की चीज है ना। अब इस काम की चीज का यूज करके अपने क्वेश्चन तक कैसे पहुंचा जाए, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना जो चीज बता रही हूं। कह रहे 4 लगातार संख्या, 1 2 3 4। चलो इससे पहले मैं तुम्हें 1 2 क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करा देती हूँ। मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया यहां से औसत बताओ कितना आएगा। बताइए औसत कितना आएगा, बताओ औसत कितना आएगा, एवरेज कितना आएगा। यहां से चारों की चारों सीरीज दे रखी है, इतना तो समझ में आ गया है ना, कि मैम है तो चारों सीरीज है। क्या सिखाया था, बीचों बीच वाली संख्या कैसे निकालेंगे। बीचों बीच की संख्या 2 आगे की छोड़ दो और 2 पीछा की, बीच में जो संख्या बैठी है वही औसत कहलाएगा। यानी कि पहले वाले क्वेश्चन का एवरेज 24 आएगा। दूसरे वाले पर चलो, मैडम 2 आगे की छोड़ दो, 2 पीछे की छोड़ दो, बीचों बीच में 25 बैठा है, इसका औसत 25 आएगा। चाहे तो किसी भी तरीके से निकाल के देख लो, 25 ही आएगा।
ठीक है। अब तीसरे क्वेश्चन पे ट्विस्ट ये है कि मैम बीचों बीच की संख्या कैसे निकालेंगे, दो आगे की छोड़ दो, दो पीछे की जोड़ दो। इसमें तो 49 भी बीच में बैठा है, 56 भी बैठा है, तो क्या हमारा 49 और 56 दोनों आंसर है? नहीं, आपका आंसर 49 और 56 के भी बीच का है। 49 और 56 के भी जो बिल्कुल सेंटर पे बैठी है ना, जो बिल्कुल एग्जैक्ट बीचों बीच में बैठी है ना, वो संख्या आपका आंसर है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि 49 और 56 के बीच में कौन बैठा है? हमें पता कैसे चलेगा? दोनों अंक जोड़ के आधा कर दो, यानी कि 49 और 56 को जोड़ के आधा कर दो। यहां से काटेंगे, कितना बैठेगा मैडम? ये जाएगा मेरे पास कितना, 15, और 5 और 5 अपना 10, इसका आधा कर दो, ये जाएगा 2 5 10, 2 दूनी 4, 52.4 अपना यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। 52.4 अपना यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। ऐसे ही लास्ट वाला है, इसमें भी देखो मैम बीचों बीच की संख्या कैसे, दो आगे की छोड़ दो, दो पीछे की, इन दोनों अंक जोड़ दो, यानी कि 32 और 40 ने जोड़ के आधा करना है। ये बैठेगा 72, और 72 का आधा लगाओ, कितना आएगा? 2 तिया 6, 2 छिक 12, 36.5 अपना उड़ाते करेक्ट आंसर बैठेगा। 36.5 अपना करेक्ट है। समझ आया ये वाला कॉन्सेप्ट? तो एक बार थम्स अप कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एवरेज का, जब सीरीज वाला क्वेश्चन दिया गया होता है। अब इसी का यूज करके अपने क्वेश्चन पर आते हैं। ये कह रहे हैं चार क्रमांक संख्या, उनका औसत इतना है, तो चार संख्या एक एक आगे पीछे की छोड़ दी, इन दोनों के बिल्कुल बीच में जो संख्या बैठी है ना, वो औसत है 49.5 है। 0.5 जोड़ दो यानी कि 50, 0.5 घटा दो यानी कि 49, 50 से अगला 51, और यहाँ 49 से एक कम 48, यानी कि वो चार लगातार संख्या कौन सी है? 48, 49, 50 और 51। ये वो चार संख्या है जिसका नाम ABCD क्वेश्चन ने आपको दिया है ना। क्वेश्चन कहता है बी और डी का गुणनफल कितना होगा। ये था ए, ये था बी, ये है सी, ये है डी। क्वेश्चन ने बोल दिया बी और डी का गुणनफल कितना होगा। बेटा बी पे 49 है, डी पे 51 है, 49 की 51 से गुना करनी है, पूरा मत करना, 9 एकम 9। मेरा जो भी आंसर है उसके लास्ट में इकाई के अंक पे 9 बैठा है, 9 तो सिर्फ एक ही ऑप्शन पर बैठा था, वही आपका करेक्ट आंसर है। जरूरत ही नहीं आपको पूरी कैलकुलेशन करके देखने की या कोई भी काम धाम अलग से करने की, सीधा इकाई के अंक से पकड़ लो और आंसर सामने आएगा। समझ आई चीजें? ये मत सोचना मैम एक क्वेश्चन इतना लंबा चौड़ा, भाई पूरा कॉन्सेप्ट समझा है, नीचे से उठा के पूरा ऊपर तक, है ना, जीरो से उठा करके पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में बताया है कि अगर एवरेज में सीरीज से क्वेश्चन आ गया तो मेरे ख्याल से आप लोग छोड़ के नहीं आओगे। आगे चले, देखो क्या दिया है। बोला 8,000 की राशि है ना, मूलधन यानी कि राशि प्रिंसिपल कितना है? 8,000 का है। कह रहे 5% वार्षिक, ये माइनस मत लगाना, ये शायद टाइपिस्ट ने गलती कर दी। कह रहे 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितने साल में 9,261 रुपए हो जाएगी, जबकि ब्याज आपका वार्षिक रूप से संयोजित होता है, यानी कि ब्याज की गणना हर एक साल में होती है। ठीक है, हर एक साल में ब्याज जाना है। उसने रुपया उधार दिया था 8,000, वापस कितना मिला? 9,261। तो वो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि आपकी ब्याज की दर कितनी है। एक बात हमेशा याद रखना, चाहे आपको ब्याज की दर निकालनी हो, चाहे आपको टाइम निकालना हो, है ना, चाहे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो, चाहे आपको टाइम निकालना हो, चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर दोनों में से कुछ भी पूछ रखा हो, हमेशा क्या करेंगे? अमाउंट बाय प्रिंसिपल। क्या करना है मैडम जी? अमाउंट बटा प्रिंसिपल, मिश्र धन के बटे में मूलधन करेंगे। मिश्र धन कितना है? 9,261 है। मूलधन कितना बैठा है? 8,000 बैठा है। इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ। क्या बोला? अमाउंट बाय प्रिंसिपल करके सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ। सिंपलेस्ट फॉर्म होती है जब तक आपकी संख्या कट रही है उसको काटते हुए चलना कहलाता है सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर के आना, कि जब तक काटते चलो जब तक कि कटना बंद ना हो जाए। ठीक है, अब मुझे साफ साफ नजर आ रहा है ये तो कटेगा ही नहीं मैडम, ये 0 है, ये 61 है, जी कटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब क्या करें? क्या बताया? चक्रवृद्धि ब्याज में या तो ब्याज की दर निकालनी हो या टाइम निकालना हो, अमाउंट बाय प्रिंसिपल करेंगे, उनको काट काट के सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ। अगर ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में दे रखा हो या आप ले आए सिंपलेस्ट फॉर्म में, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद चेक करो क्या ये किसी का स्क्वायर दे रखा है या किसी की क्यूब दे रखी है। ये भी मत बताओ किसका दे रखा है, लेकिन बस ये बता दो किसी की क्यूब है या किसी का स्क्वायर है। मैं एक बारी के लिए मान के चल सकती हूँ आपको नहीं पता कि 9,261 किसकी क्यूब होती है, वैसे 21
नोटिस किया, पर मैं मान लेती हूँ आपको नहीं पता है, तो इतनी तो बुद्धि लगा सकते हैं। मैडम 8000 तो समझ आ रही है, क्यूब है। कैसे समझ आ रही है? जब भी आपके पास 3-3 के जोड़े में जीरो होंगी, 3-3 के जोड़े में जीरो होंगी, तो आपके पास में क्यूब आता है। और जब भी 2-2 के जोड़े में जीरो आती है ना, तो आपके पास में वर्ग यानी कि वो स्क्वायर होता है। क्यूब होती है बेटा घन और स्क्वायर होता है आपके पास में वर्ग। ठीक है, समझ आई दोनों बातें? ये दो चीजें कंफर्म हुई। मान लो आपको नहीं पता, तो इतना तो समझ आ रहा है मैडम, 3 जीरो है तो 1 जीरो आएगी। 8 किसकी क्यूब है? 2 की, यानी कि हो ना हो 20 की क्यूब बैठी है। ठीक है, ये भी मत बताओ किसकी है, बस ये बता दो किसी की क्यूब है या स्क्वायर है। आप कहोगे मैडम जी क्यूब है। अगर क्यूब है तो आंसर आपका 3 साल, अगर ये किसी का स्क्वायर होता तो आंसर बैठ जाता आपका 2 साल। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला होगा। चाहे अमाउंट निकालना हो, चाहे प्रिंसिपल निकालना, ये चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो, चाहे टाइम निकालना हो, करना क्या है मैडम? अमाउंट बटा प्रिंसिपल, मिश्र धन के बट्टे में मूलधन होगा, और कोई अपना दिमाग नहीं चलाना है। ठीक है, चलो फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दो बात मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्लास के बाद कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एक तो मुझे ये बताओ कि वाईटी क्लास आप लोगों को रेगुलर चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना? पेड बैच कब से क्या कुछ स्टार्ट होना चाहिए, आप लोगों की क्या कुछ विचारधारा है, कमेंट सेक्शन में क्लास के बाद लिखना। अभी लिखोगे मैं पढ़ नहीं पाऊंगी, क्लास में ध्यान है मेरा। बाद में लिखना, क्लास खत्म हो जाएगी तब मैं पूरे एक एक बच्चे के कमेंट पढ़ूंगी और सबका रिप्लाई भी करूंगी। ठीक है, चलिए अगले पे आते हैं। तब तक बोला गया 5 अंकीय है सबसे छोटी संख्या जो कि 12, 15, 18 से विभाजित होती है, वो संख्या कौन सी है ना? अब लग रहे होंगे आधे से ज्यादा जनता मैडम एलसीएम लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इतना काम दाम नहीं करना है। सिंपल सा थोड़ी सी बुद्धि चलाओ बस। क्या इसने बोला है? 12, 15, 18 तीनों ते कटनी चाहिए। 12 ते भी कटेगी, 15 ते भी कटेगी और 18 ते भी कटेगी, है ना? और इतना हमें पता है कि 18 के अंदर 9 समा रखा है। 18 के अंदर 9 समा रखा है मैडम जी। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, यानी कि मेरी वो संख्या 9 से भी पूरी की पूरी कटेगी। जो आंसर है वो 9 से भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा, 9 से पूरा का पूरा कटेगा। चारों में से चेक करना, 9 से क्या कटेगा मैडम? 5, 6, 7 नहीं कट रहा, है ना? 2 और 1 3 नहीं कट रहा, नहीं कट रहा। 8 और 1 9, इकलौती संख्या जो 9 से कटेगी। ना तो हमने एलसीएम लेने की जरूरत, ना इसके बाद तीन तान के चक्कर में पड़ना, ना 5 वाच का, सीधा 9 से देखो। मान लो इनकेस ये होता ना 9 से कोई एक आधी संख्या और कट गई, 2 कट गई, फिर थोड़ी और मेहनत करते, फिर हम 4 से चेक करते क्योंकि 12 के अंदर 4 समा रखा है, 4 गुना 3। फिर मैं 5 से भी चेक करती क्योंकि 5 गुना 3 15 होती है, वो अलग बात है। ठीक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराऊंगी वो तब देखेंगे। अभी फिलहाल जो जैसा क्वेश्चन आया था, जो जैसा ऑप्शन दे रखा था, एज इट इज मैंने आपका प्रीवियस ईयर का पेपर उठा रखा है। ठीक है, चलो फिर क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है HCF लेना है। तीन संख्या कौन कौन सी दे रखी है? एक संख्या तो आपको ये दे रखी है, एक संख्या भाई याद दे रखी है 7 तक की, है ना? और तीसरी संख्या अपनी यह है पूरी की पूरी। मैं यहां लिख तो नहीं पाऊंगी, कोई बात नहीं, उसको नीचे उतार लो, मैं साइड में उतार ही लेती हूँ। देखो एक बारी के लिए, पहली संख्या क्या है? 2 की पावर 2 है, 3 की दे रखी है क्यूब, और 5 का अपना जाओगा 5, है ना? ठीक है। दूसरी संख्या है 2 की पावर 3 है, 3 का वर्ग यानी कि स्क्वायर है, 5 का वर्ग है गुना में 7 है ना? और तीसरी संख्या है 2 की पावर 4 और 3 की पावर भी 4 है, 5 दे रखा है, फिर 72 तो कौन है भाई, ये कुछ और है, 7 की पावर 2 है गुना में 11। ये ठीक कर लियो, ये टाइपिस्ट ना बात करनी पड़ेगी मुझे इससे, मुझे लग रहा है बहुत दिन हो गए, है ना? इससे बातचीत नहीं हुई है मेरी। चलो क्वेश्चन कह रहा है इसका HCF लेना है ना? HCF लेना है, ध्यान रखना। HCF का मतलब है वो पावर जो हर जगह पर दे रखी है। HCF का मतलब है कि वो संख्या, वो पावर जो हर जगह दे रखी है, इन तीनों में जो दे रखी हो। जैसे जैसे मैडम यहां सबसे पहले 2 उठाओ, 2 की पावर यहां 2, यहां 3, यहां 4, वो पावर जो हर जगह है मैडम 2 हो गई। यहां भी है 2, 3 में भी 2 समा रखा है, 4 में भी 2 समा रखा है, तो 2 की पावर 2। या ऐसे याद रख लो कि जो कम पावर है ना वो लेनी है
जो पावर कम है ना, आपको वो लेनी है, चाहो तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। जो पावर कम है आपको वो लेनी है, चाहो तो आप चीजों को ऐसे भी याद रख सकते हो, है ना। अब एक बात बताओ, 2 की पावर हो गई, 3 पे आना, 3 की पावर 3 2 4, कम है 2, लिख लो यहां से। अगला 5 है, 5 की पावर सबसे कम यहां पर है 1, इसको लिख लो। फिर 7 है, मैडम 7 तो आएगा ही नहीं, है ना, 7 तो ऊपर है ही नहीं, नहीं है तो बस इतना ही आपका आंसर होगा। 2 की पावर 2, 3 की 2 गुना में 5, डी अपना उड़ाते करेक्ट आंसर है। ये सारा मैं यहीं पे करा देती, लेकिन ना ये जो लास्ट डिजिट थी, आधी ऊपर थी आधी नीचे थी, फिर मैंने कहा आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए मैंने तीनों डिजिट उतार के और फिर करके दिखा दिए, ठीक है। एचसीएफ निकालना हो तो जो सबसे कम पावर है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, एचसीएफ निकालना हो, नोट करके लिख लेना यहाँ पर कि मैडम एचसीएफ निकालना हो, अगर क्वेश्चन ने हमसे पावर के रूप में लिखना कि पावर के केस में अगर हमें एचसीएफ निकालना हो तो जो सबसे कम पावर है वो लेंगे, सबसे कम पावर वाला जो डिजिट होती है ना वो लेंगे, और अगर उसमें एलसीएम निकालना हो तो सबसे बड़ी पावर या मैं कहूं सबसे ज्यादा जो पावर होगी वो मेरा आंसर आएगा। क्या बोला कि पावर वाले क्वेश्चन के अंदर अगर एचसीएफ लेना है तो जो सबसे कम पावर है वो आएगा, अगर मुझे एलसीएम लेना है तो सबसे ज्यादा पावर जो है वो अपना यहां से आंसर बैठेगा। डन है, चलो फिर आगे आते हैं। एलिगेशन का था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लगाओ कितना आएगा। एलिगेशन लगना था, बोला गया कि इतने रुपए प्रति किलोग्राम वाले गेहूं हैं, ठीक है, किसी दूसरे प्रकार के गेहूं के साथ 8 और 7 के अनुपात में मिलाया जाता है, और मिश्रण जो बैठा है ना वो 10 रुपए का भाव तय बेचन लाग रहा है। तो पूछा दूसरे प्रकार का जो गेहूं है वो कितने रुपए किलो वाला इसने मिलाया है, इसकी संख्या आपको निकालनी है। समझ आया क्वेश्चन, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। कैसे करेंगे, एलिगेशन कैसे लगता है, मैडम एक गेहूं लिया है 9.3 रुपये वाला, दूसरा मुझे पता नहीं मैंने मान लिया एक्स, और दोनों ने मिला के 10 रुपए के भाव से बेचने लग रहे हैं। यो कितना मिलाया 8 यूनिट, या कहूं 8 किलो, या जो भी आपने मानना हो। दूसरे वाला कितना मिलाया है 7 यूनिट मिलाया है, यानी कि 8:7 हमारा यहां से आएगा। 8:7 हम लोगों का यहां से आएगा। समझ आया इतना, तो एक बारी थम्स अप करो। एलिगेशन यहां से लगेगा, एलिगेशन में 5 चीजें होती है, मैंने पांचों चीजें यहां से उतार दी, मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा यहां तक का, तो यहां तक का तो समझ में आ गया होगा। एक बार जल्दी से थम्स अप करो। अब यहां से 2 तरीके से क्वेश्चन बनेगा, मैं आपको दोनों सिखा देती हूँ, ठीक है। 2 तरीके से सॉल्यूशन हो सकता है, एक ट्रिक है और एक आपका मेथड है, ध्यान से सुन लेना बात को। तरीका बता रही हूं, पहले तो याद रखना बेटा, एलिगेशन लगाते हो तो 5 संख्या, 1 2 3 4 और एक ये जो बीचों बीच बैठी है, टोटल 5 वैल्यू होती है ना। तो जो बीचों बीच में संख्या बैठी है ना, जैसे यहां पे 10 बैठा है, तो ये किसके बराबर होता है, इन दोनों की गुना करके, यानी कि 9.3 की 8 से गुना करा दो, प्लस में इस साइड इन दोनों की गुना, यानी कि 7 की गुना x से करा दो। ये देखो कितना जाएगा, 8 3 24 और 9 8 72 और 2 आपका 74, और प्लस का कितना होगा 7x, और ये बराबर किसकी है 10 की है। यहां से घटाना जरा, माइनस माइनस में वैल्यू आएगी क्या भाई साहब, या डिजिट में गलती कर दी फिर से। 9.3 है, 10 है, 8 है, 7 है, और 10 के भाव से दूसरे प्रकार के गेहूं का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। 9.3 की 8 से करेंगे, और अच्छा नीचे इनको जोड़ेंगे तो क्या ना, नीचे इनको जोड़ेंगे, क्या सिखाया, बीच वाली वैल्यू बराबर होती है इन दोनों की गुना प्लस इन दोनों की गुना, और नीचे इन दोनों अंक जोड़ दो, यानी कि 8 प्लस का 7, 8 प्लस 7 15, 15 इधर आके 150 बनेगा। इसको सॉल्व करना, 8 3 24, 9 8 72 और 74, 74.4 यहां से, और अपना 7x होगा, उड़ाते हैं 74 ने इधर लाके घटा दो, 75 जाएगा तो 50, और ये 75, 75.6 आएगा, 75.6 आएगा, पॉइंट हटा दिया, बराबर होगा 7x के। काटना शुरू करना यहां से 7 से, ये जाएगा आपके पास कितना, 7 एकम 7, 0 7 8 56, यानी कि 10.8, x की वैल्यू कितनी आएगी 10.8, यानी कि दूसरे प्रकार का जो चावल है या जो गेहूं है वो कितने रुपए वाला है, 10.8 वाला है। समझ आई बात, ये क्या हो गया, तरीका हो गया। समझ आया ये वाला तरीका, एक बार जल्दी से थम्स अप कर दो। ये वाला तरीका समझ आया तो एक बार थम्स अप करो, इसकी ट्रिक बता रही हूं।
स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखो कैसे होगा, ध्यान से सुनना। मुझे पता है एलिगेशन होता है इन दोनों का अंतर, मैडम 0.7 आएगा, है ना। इसने 0.7 की जगह 7 लिख रखा है, तो 8 का मान कितना होगा? 7 का मान 0.7 जो है वो 7 का मान है, तो 8 का मान कितना होगा? 8 का मान कितना होगा? 0.8 होगा, 0.8 होगा। समझ में आई बात? समझ में आई बात? अब देखो मैडम, इसमें ये 10 से छोटी वैल्यू हमें पता है, बीच जब एलिगेशन लगाते हैं ना तो सेंटर वाली से एक वैल्यू छोटी होती है, एक बड़ी होती है, ये फिक्स है। अगर ऐसा नहीं है तो एलिगेशन कभी लगेगा ही नहीं। जब भी आप एलिगेशन लगा रहे हो ना तो इस बीच वाली वैल्यू से एक छोटा होगा, एक बड़ा होगा, ठीक है। अब इससे छोटी तो ये दे दी, यानी कि इधर वाली वैल्यू इससे बड़ी आएगी, तो 10 में आप इसको जोड़ दो, 10.8 आपका यहां से करेक्ट आंसर। सिंगल स्टेप में करने की जरूरत है, इतनी सारी कैलकुलेशन करनी ही नहीं पड़ेगी अगर डायरेक्ट आपको ये ट्रिक समझ आ गई तो। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाली ट्रिक समझ आ गई तो इतना सब नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन को आप निपटाना सीख जाओगे, ठीक है। 7th क्वेश्चन है, ये भी बड़ा ही सोच समझ के एग्जामिनर ने क्वेश्चन प्लान किया था। जिस बच्चे का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अच्छा था वो इसको बना पाया होगा, बाकियों की तो भाई टाइम टाइम फिश थी, है ना। कह रहा है क्वेश्चन कि ए और बी के प्रत्येक पद में जोड़े जाने वाली संख्या जिससे कि अनुपात सी और डी प्राप्त हो। इसने बोला है ए बटा बी है ना, इसमें कौन सी संख्या जोड़ दें ऊपर और नीचे कि अनुपात सी बटा डी या कहूं सी रेशो डी में कन्वर्ट हो जाए। क्वेश्चन कहता है कौन सी संख्या इसमें जोड़ी जाए कि आपका रेशो जो है वो सी बटा डी के बराबर आ जाए, ये आपसे एग्जामिनर ने पूछा है। लगाओ कितना आएगा, कैसे लगाएं? क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। क्रॉस कैसे होगी? इस डी का ब्याह इन दोनों बात करवाना है, ए ते भी और एक्स ते भी, तो डी की वैल्यू पहले ए से कराएंगे तो ए डी बैठ गया, प्लस में अपना डी एक्स हो गया। ऐसे ही दूसरी साइड क्रॉस मल्टीप्लाई, सी की शादी दोनों बात है, बी ते भी और एक्स ते भी, पहले सी की बी तो होगी तो सी बी, है ना, और प्लस का बैठेगा अपना सी एक्स हो गया। एक्स वाली संख्या एक साइड, बगैर एक्स वाली संख्या एक साइड, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला ना कि प्रत्येक पद में जोड़े जाने वाली संख्या क्या है, मैंने तो एक्स संख्या जोड़ी है तो इनडायरेक्टली एक्स का मान पूछ रहे है ना। इसने बोला वो संख्या कौन सी है जो जोड़ी गई है, यानी कि इनडायरेक्टली मेरे से एक्स की वैल्यू पूछना चाह रहे हैं। लगाओ यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स वाली एक साइड, ये भी एक्स ये भी अपना एडी ऐसे ही रखो, सीबी को उठा के इधर लाऊंगी माइनस का, बराबर सी एक्स माइनस का डी एक्स होगा, है ना। एडी और माइनस का सीबी एज इट इज बराबर सी माइनस डी अपना उड़ाते हैं और इस एक्स ने ले लो कॉमन, है ना। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एडी माइनस सीबी, और ये जो एक्स के साथ वैल्यू रख रखी है ना सी माइनस डी, उसने भेज दो उड़ाने। आंसर कितना होगा? एडी माइनस सीबी, एडी माइनस सीबी बटा सी माइनस का डी, यानी कि बी अपना करेक्ट आंसर है। बी अपना करेक्ट आंसर है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 8वां। बोला गया किसी राशि को इतने के अनुपात में विभाजित किया गया, बड़ा भाग 75 है। बड़ा भाग ये छोटे वाला 3, बड़े वाला 5 है। क्वेश्चन कह रहा है बड़ा भाग 75 है, मेरे अकॉर्डिंग 5 आया, इसके अकॉर्डिंग 75 आया, यानी कि 1 यूनिट का मान हो गया 15 के बराबर। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वो राशि क्या है, वो राशि क्या है? 5 और 3 8 यूनिट का मान पूछना चाह रहे हैं। 15 8 120 आपका यहां से बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 120 ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट है। अगले पे आते हैं इसी साथ में, अगला रहेगा क्वेश्चन नंबर 9th। बड़ा ही अजीबो गरीब सा क्वेश्चन था ये, है ना, लेकिन तरीके से करेंगे अजीबो गरीब लगेगा ही नहीं। सोचो कितना आएगा। ये बताओ मुझे, ग्रुप सी के जो मेंस के पेपर थे उनका सॉल्यूशन भी कराना है मुझे, तो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। क्लास के बाद अलग से मैं वो वाले आपको पेपर भी करा दूंगी, क्योंकि ग्रुप डी के तो बहुत ज्यादा नहीं होंगे, है ना। उसके बाद जो ग्रुप सी के हरियाणा पुलिस के होंगे, क्लर्क के होंगे, पटवारी वाले होंगे, उसमें भी मैथ्स का जो सोल्यूशन है ऐसे ही शिफ्ट वाइज सारे करा दूंगी। कराना है तो क्लास के बाद अलग से कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे देना, अभी मत देना, मैं कॉमेंट पढ़ ही नहीं रही हूँ, क्योंकि मुझे रहता है थोड़ा सा कि एज सुन एज पॉसिबल मैं जितने ज्यादा हो सके क्वेश्चन करा दूं, क्योंकि इस क्लास के लिए बस मैं टाइम निकाल ही रही हूँ, है ना। जब तक आपकी प्रॉपर चीजें ना हो जाए तब तक के लिए, तो कमेंट्स में बहुत कमी पड़ती है उस चीज के चलते। देखो
इसने बोला है जो x की वैल्यू है वो आपकी इसके बीच में लाई करेगी, यही कंफ्यूजिंग पॉइंट था बस, है ना, यही कंफ्यूजिंग पॉइंट था। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। इसने बोला x की वैल्यू जो है वो 1 से छोटी है, यही मतलब हुआ कि x की वैल्यू 1 से छोटी है और x की वैल्यू 0 से बड़ी है, x की वैल्यू 1 से छोटी है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ध्यान से सुनना कि x जो है वो 1 से तो छोटा है और 0 से बड़ा है, यानी कि 0.1 हो सकता है, 0.2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 6 7 8 और 0.9 तक हो सकता है, इनमें से कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है। अब अगर x को x में ही रखेंगे तो क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, मेरे लिए भी मुश्किल है, लेकिन कोशिश करो कि यहाँ कोई ना कोई अपनी मर्जी से वैल्यू रख दो। मैंने बोला ना कि इसका मतलब क्या है कि x की जो वैल्यू है वो मेरे पास 0.1 से लेकर के 0.9 के बीच में आएगी। आप अपनी मर्जी से कोई भी संख्या मान लो, मैंने मान लिया x 0.5 है, मैंने मान लिया x कितना है, 0.5 है। अब इसने 4 ऑप्शन दिए हैं, इन ऑप्शंस को जरा खदेड़ना, यहां से कितना क्या कुछ बैठेगा, 0.5 है तो 0.5 का वर्ग, बेटा 0.5 का स्क्वायर करना है, 5 5 25, 2 के बाद बिंदु, यानी कि मैं इसको लिखूंगी 0.25 करके। ये है 1 के बट्टे में, ये क्या है, ये क्या कह रहा है, 1 के बट्टे में x का स्क्वायर, x कितना है 0.5 है और उसका वर्ग 0.5 दो बारी, पॉइंट हटेगा ऊपर आएगी 0, यानी कि इस तरीके से 5 5 25, 25 चौका 100, यानी इसको कटपिटा करके 4 आएगा। समझे बात को, ये क्या है 1/x है, ये क्या है आपके पास में 1/x, x कितना है 0.5, पॉइंट हटेगा ऊपर 0, इसको काटूंगी यहां से 2 आएगा और ये तो है ही 0.5, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है, पूछा है विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग द फॉलोइंग, इन चारों में से सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा 0.25 है, 2 है, 0.5 है या 4 है। मैडम अंधे इंसान को भी नजर आ रहा है 4 है, यानी कि सी अपना हो रहा था, करेक्ट आंसर बनना था। समझ आई बात, सी अपना यहां से करेक्ट आंसर होना था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर अपना 10वां। देखो क्या कुछ दिया है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अगर आपको एक बेसिक सी बात यहां से पता थी तो, है ना, लगाओ कितना आएगा, कौन सी बेसिक बात पता थी, लगाइए कितना आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ए एक काम का 1/3 भाग 5 दिन में पूरा करता है, 1/3 भाग 5 दिन में पूरा करता है। हमें कोई लेना देना ही नहीं है कितना भाग हुआ है कितना नहीं, एक सीधी सी मोटी माटी बात दे रहा है कि भाई हमने पूरा एक काम करवाना है ना, हमने पूरा का पूरा एक काम करवाना है। अब चाहे कितना कुछ भी भाग वाग दे रखा हो, हमें कोई लेना देना ही नहीं है। मतलब इसने बोला 1/3 भाग 5 दिन में होता है, मुझे पूरा एक काम करवाना है। एक काम यानी कि इधर भी 3 से गुना, इधर भी 3 से गुना, एक काम 15 दिन में होगा। पूरा काम करवाना है, चाहे 3 भाग हो, चाहे 10 भाग हो, चाहे 15 भाग हो, पूरा एक काम होगा 15 दिन में, यानी कि ए जो है वो पूरा काम 15 दिन में कर सके। दूसरी साइड बी दे रखे है कि जो बी है उसी काम का 2/5, है ना, बी जो है वो उसी काम का 2/5, ये 2/5 है, 2/5 10 दिन में, 2/5 उसने 10 दिन में करा, मुझे एक काम करवाना है, इसकी गुना उल्टा 5/2 से करवा दो, तो यहां भी करवानी पड़ेगी। यहां से तो क्या हो गया, पूरा एक हो गया और यहां से कितना हो गया 25, यानी कि पूरा का पूरा एक काम यो 25 दिन में करे, है ना। बस यहां तक का क्वेश्चन निपट गया, या मैं कहूँ मेनली तो पूरा क्वेश्चन आपका सोल्व हो ही गया। अब जैसे करते हैं, दोनों का एलसीएम लेके उड़ा दो क्वेश्चन को। कैसे होगा मैम, दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना ले, इसको मैं यहां से 75 ले लूं, 15 से जागा 5 पे और अपना 25 दिया 75 हुए। क्वेश्चन ने बोला है कि ए और बी दोनों मिलके काम को कितना दिन में पूरा करेंगे, पूरा का पूरा काम ए और बी से मिलकर के करवाना है। काम है कितना, 75 है, किस किस से, ए और बी से, 5 और 3 8 की क्षमता से, 8 में 72, बचेगा कितना 3, 9 सही 3/8, बी अपना हो रहा था करेक्ट आंसर है, बी अपना करेक्ट आंसर है। अगले पे आते हैं 11th पर। बोला एक मोटर वाहक 2 शहर हैं जिनके बीच की दूरी 65 किलोमीटर है, के बीच चलने में 2 घंटे 10 मिनट लगते हैं।
2 घंटे 10 मिनट का मतलब मैं बोल सकती हूँ 1 घंटे में 60 मिनट, 2 घंटे में 120, 120 प्लस का 10 यानी कि 130 मिनट लिख दो सीधा। क्या बोल सकते हैं, 130 मिनट का समय लगता है ना, 130 मिनट का समय लगता है। क्वेश्चन ने पूछा क्या है हमसे कि उसकी गति मीटर प्रति मिनट क्या है, उसकी स्पीड निकालनी है और स्पीड में किसमें, मीटर पर मिनट आपको यहां से निकालनी है। कैसे होगा, कोई अलग से रामायण नहीं करनी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो तरीका लगा रहे हो वही लगाना है। कह रहे हैं स्पीड, स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है भाई डिस्टेंस बाय में टाइम, चाल बराबर दूरी बट्टा समय है ना। दूरी कितना की दे रखी है इसने, 65 की है, लिख लो। लेकिन 65 किलोमीटर है, आंसर मीटर में चाहिए, गुना करा दो 1000 से। नीचे कितना है, मिनट, मिनट कितनी है, 130 मिनट है। ऊपर मीटर है, नीचे मिनट है, कट पिटा के आंसर किस में आएगा, मीटर प्रति मिनट, इसी में चाहिए था, मीटर प्रति मिनट इसी में चाहिए था। चलो यूनिट तो बढ़िया तरीके से लग गई, जीरो तो जीरो साइड कर दो, 13 5 65, 5 के आऊंगी 2 जीरो, यानी कि 500 मीटर प्रति मिनट। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें देखो क्या कुछ है, बोला ए और बी ने इतने इतने रुपए में लगा करके व्यापार आरंभ किया, 1 वर्ष के बाद किस अनुपात में उनका लाभ बटेगा। एक बात हमेशा याद रखना, जो ये चैप्टर है ना पार्टनरशिप साझेदारी, पूरा चैप्टर एक ही फॉर्मूले से निपट जाता है। फॉर्मूला क्या है आपका, कि आपने जितने रुपए की इन्वेस्टमेंट करी उसकी गुना टाइम से करा दो, आपका प्रॉफिट आ जाएगा। या फिर इसको नोट कर लीजिएगा कि जो निवेश दिया गया है ना उसकी गुना आप समय से कर दो निवेश की गुना आप समय से कर दो, आपका जो लाभ है वो आ जाएगा। हिंदी में इसको ये लिख लेना, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है ए और बी का निवेश आपको दिया गया, ए और बी का निवेश दे रखा है। ए ने 85,000 का निवेश किया और बी ने कर रखा है 15,000 का। कोई समस्या नहीं है, इसने एक बारी काटी उड़ाते, 3 जीरो तो 3 जीरो साइड कर लो, 5 से घटेगा 3 पे, 5 से जाएगा अपना 17 पे, है ना। ये रेशियो किसका है, इन्वेस्टमेंट का है ना। ये किसका अनुपात था, इन्वेस्टमेंट का है, लिख लो यहां से। लेकिन आपने एक चीज नोट करी, पूरे क्वेश्चन में कहीं पर टाइम तो दे ही नहीं रखा पूरे क्वेश्चन में ऐसा दिया कहीं पे ए ने 3 महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया, बी ने 4 महीने के लिए, ऐसा कुछ नहीं दे रखा। मतलब दोनों ने बराबर समय के लिए पैसा निवेश किया। और अगर टाइम आपका बराबर है तो निवेश और लाभ में, यानी कि इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट में डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब कि जो अनुपात प्रॉफिट का होगा वही अनुपात निवेश का होगा। यानी कि टोटल कितने का प्रॉफिट हुआ है, 17 और 3 20 का हुआ है। और क्वेश्चन कितना कह रहा है प्रॉफिट इनका, अच्छा यही पूछा है बस, कैसे बांटेंगे ये प्रॉफिट। मैडम 17 और 3 के अनुपात में, सी अपना करेक्ट आंसर है, सी अपना करेक्ट आंसर है। अगले पे आते हैं, इसको एक बारी होल्ड पे रखो, इसको लास्ट में कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 देख लेते हैं एक बारी। बोला गया था 18 सेंटीमीटर भुजा वाले एक लकड़ी की ठोस घन यानी कि क्यूब दे रखी है, उससे 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं, आपको ये निकालना है। एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी एक आकृति यानी कि एक फिगर से कोई दूसरी फिगर बनाई गई, फॉर एग्जांपल एक बड़ी सी फुटबॉल है ना, उसे बहुत सारी छोटी छोटी बॉल्स बनाई गई, या बड़ा सारा लड्डू है उससे छोटे 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 लड्डू बनाए गए, या कंचे बनाए गए, कोई भी क्वेश्चन का फॉर्म हो, यानी कि एक बड़ी आकृति को पिघला करके या उसको ही तोड़ मरोड़ के जब दूसरी आकृति बनाई जाती है ना, तो उस केस में उन दोनों की जो वॉल्यूम होगी ना, आयतन, उसको हम बराबर रखेंगे। यानी कि इसने बोला अब बड़े वाले घन से छोटा घन, बड़े वाला घन, घन की वॉल्यूम होती है ए क्यूब, छोटे कितने घन मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया एन छोटे घन बनाए गए हैं, ये आपका कॉन्सेप्ट लगेगा। बड़े वाले की साइड कितनी है, भुजा 18 है तो 18 की क्यूब होगी, बराबर है एन, जितने एक छोटे बने हैं वो, इनटू में कितना दे रखा है 3 है, तो ये जाएगा 3 गुना 3 गुना 3 करके, है ना। यहां से कटिंग करना फटाफट शुरू कर लो। मैडम जी 3 छिके 18 होगा, 3 छिके 18 होगा, 3 छिके 18 होगा। एन की वैल्यू पूछी थी 6 की पावर 3 यानी कि 216, अपना यहां से बिल्कुल करेक्ट आंसर होना था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगला जाएगा 15 का। बोला √3 की वैल्यू इतनी, √2 की वैल्यू इतनी, तो इसका मान आपको निकालना था, इसकी वैल्यू निकालनी थी, है ना। बहुत ज्यादा इजी था, लेकिन आधे बच्चे तो उस टाइम इस रूट को देख के ही डर गए होंगे कि पता नहीं क्या पूछ लिया, हमें तो नहीं आता, है ना।
ध्यान से सुनना बात को। क्या दिया गया है, 1 के बट्टे में √3 और प्लस है ना, हाँ प्लस में कितना है, √2 है। जब भी ऐसा फिगर सामने आ जाए, जब भी ऐसा फिगर सामने आए, क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन। अब ये रेशनलाइजेशन कौन सी वाला है, रेशनलाइजेशन होता है कि नीचे वाली जो संख्या है उसके अपोजिट सिंबल से ही गुना करना, उसी से भाग करना। अगर नीचे प्लस में है तो माइनस वाली संख्या लेंगे, अगर नीचे माइनस में है तो प्लस वाली संख्या लेके चलेंगे। जैसे जैसे इसमें नीचे मैडम प्लस है तो √3 माइनस √2 लेंगे, इसी से गुना और इसी से भाग करेंगे। समझ आई बात, √2 प्लस था ना, अब हम माइनस लेके चलेंगे, ऊपर क्या जाएगा, ऊपर सेम होगा, √3 माइनस √2। नीचे क्या होगा, अब देखो ये आपको ऐसा नहीं लग रहा जैसे a प्लस बी हो गया और ये a माइनस बी हो गया, a प्लस बी a माइनस बी होते हैं a² माइनस b²। करना जरा, यहाँ a की वैल्यू कितनी आएगी मैडम, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 ही बैठेगा, माइनस b यानी कि √2 का वर्ग करूंगी, 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 2, 3 में से 2 जाएगा, नीचे तो 1 बैठेगा, नीचे तो 1 बैठेगा। ऊपर देखो √3 में से √2 घटा दो, √3 की वैल्यू दे रखी है इतनी और √2 की दे रखी है 1.14 है, घटाना उड़ाते हैं, ये जाएगा 8 और यह 2 मात 1 गया 1, ये जाएगा अपना 3। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना है, यहाँ मैं लिख दूं 0.318 और नीचे कितना है 1 है, तो बेसिकली 0.318 बी अपना हो रहा है करेक्ट आंसर है। समझ आई चीजें, तो एक बार जल्दी से थम्स अप कर दो। और एक क्वेश्चन मैंने बोला था, है ना 15 ही थे ना, एक शिफ्ट में 15 ही क्वेश्चन थे, 13 वाला क्वेश्चन थोड़ा सा हो सकता है बच्चों को परेशान किया हो इसने, इसको एक बार फटाफट से देख लेते हैं, इसको एक बार फटाफट से देख लेते हैं, वैल्यू पुटिंग से भी देख लेंगे, ऑप्शन से भी ट्राई कर लेंगे, दोनों तरीके से देखते हैं। देखो दे रखा है x के बटे में x-1 है, x के बटे में x-1, फिर है प्लस का 1 और नीचे है x प्लस का 1, ठीक है। अब मुझे यहां से इतना तो समझ में आ रहा है, ये 1 माइनस x² है, इसको 1² माइनस x² कर दूं, क्या किया मैंने, 1 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर, है ना, ये आपको दिया गया है। क्या मैं यहां से फॉर्मूला बना सकती हूँ a² माइनस b² का, तो ये होगा 1 माइनस x और 1 प्लस x होगा, है ना। लेकिन आपको यहां से एक चीज समझ आ रही है, एक छोटी सी चीज आपको यहां से समझ आई क्या, कि ये तो दे रखा है x-1 और हमारा आया 1 माइनस x, बात तो वही है लेकिन उल्टी है ना। मैं कह दूं 8 माइनस 5 3 आएगा और 5 माइनस 8 तो माइनस का 3 आएगा, समझ रहे हो, दोनों चीजों में अंतर है। तो मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी ये संख्या पलट जाए, यानी कि यही वाली आ जाए, आप माइनस कॉमन ले लो। माइनस कॉमन कैसे लेंगे, आप ये जो प्लस है ना यहां माइनस लगाओ और अपना 2x एज इट इज और इन्हें पलट दो, यानी कि मैं लिख सकती हूँ यहां से मेरा x-1 और ये जाएगा मेरा x प्लस का 1 होगा, है ना। बस यहां से क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। अब नीचे एलसीएम कितना आएगा, x-1 और फिर होगा x प्लस का 1, यहां से लगाओ, माइनस से ये कैंसिल, तो x की गुना इस पूरे से x प्लस 1 से, प्लस में 1 हो गया, x प्लस 1 काट दो, x-1 यहां से और यहां से बैठेगा माइनस का 2x। ध्यान से देखियो जैसे मैं सॉल्व कर रही हूं, ठीक है। अब इसकी गुना इससे भी होगी, इससे भी होगी, तो x का स्क्वायर और प्लस का x हो गया, प्लस में x माइनस का 1 हो गया, माइनस का 2x हो गया, नीचे क्या है, नीचे मैडम x-1 है और x प्लस 1 है, इसको एज इट इज रखते हैं थोड़ी देर के लिए। काटना शुरू करना जरा, इसको मैं ये लिख दूं x प्लस x 2x प्लस का 2 माइनस का हटा दो, ये बैठेगा x² माइनस 1 और नीचे वही है, तो x² माइनस 1, इसको ये कर लो कि x-1 और ये जाएगा x प्लस का 1 और नीचे भी क्या था x-1 और ये कितना होगा x प्लस का 1, इससे अपना ये गया। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना, 1 आएगा। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना, 1 आएगा, यानी कि मैं कह सकती हूँ डी अपना यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर है, D4 चरखी दादरी अपना करेक्ट आंसर है। समझ आई चीजें, समझ आया क्वेश्चन, एक बारी जल्दी से मुझे बताओ। सिर्फ 15 क्वेश्चंस थे लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में हमने किया है, फिर भी किसी भी क्वेश्चन में कैसा भी कोई भी डाउट रह जाए, कमेंट सेक्शन आपके लिए सदैव
क्या बोलते हैं, सदैव सेवा में उपलब्ध है। कभी भी कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं जब भी वो कमेंट आपका देखूंगी आई विल रिप्लाई, ठीक है। इसी के साथ साथ बात को ध्यान से सुनना। जो क्वेश्चंस मैंने आपसे बीच बीच में पूछे थे वो बताओ मुझे। ग्रुप सी जो हरियाणा पुलिस वगैरह के हैं वो भी पेपर कराने हैं तो कमेंट सेक्शन में बता दियो। सी वाले बच्चे कितने हैं एक बार ये बताओ। जितने भी बच्चे इस क्लास को अभी देख रहे हैं या बाद में रिकॉर्डेड देखेंगे, सभी को ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि हरियाणा सीटी ग्रुप सी के कितने बच्चे हैं और डी वाले कौन कौन से हैं, अपना लिख देना। और दोनों वाले हैं तो बोथ लिख देना, ठीक है। उसके बिहाफ पर देखा जाएगा कितने बच्चे हैं जो क्लास के लिए इंटरेस्टेड है। सी की ग्रुप सी की यूट्यूब क्लासेस स्टार्ट करें तो कितने बच्चे होंगे, उस तरीके से थोड़ा सा एक एनालिसिस करा जाएगा। इसके लिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर स्ट्रेंथ कम हुई तो क्लास स्टार्ट नहीं होगी, अगर स्ट्रेंथ ज्यादा हुई तो क्लास आपकी प्लान कर देंगे यूट्यूब पर। इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। तो सभी स्टूडेंट्स को लिखना है कमेंट सेक्शन में, सी की तैयारी कर रहे हो तो सीईटी ग्रुप सी लिख देना या फिर सीईटी ग्रुप डी लिख देना या आप बोथ लिख देना, मैं समझ जाऊंगी, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको पता है कि टेक्स्ट बुक का जो बैच है अब अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग बैच लेने की आपको जरूरत नहीं है। अब आपको एक बैच है सुपर पास नाम से, उस सुपर पास को खरीदने से सारे मिल जाएंगे। यूपी के, बिहार के, एसएससी के, हरियाणा के जितने जो भी बैचेस टेक्स्ट बुक पे उपलब्ध है ना, सारे बैचेस आपके खुल जाएंगे। और जो मॉक टेस्ट है ना, जिसका आप वो लगाया करा टेस्ट सीरीज अपना मॉक टेस्ट लगाया करा, वो आपका साथ में फ्री मिलेगा। जिसने आप पास प्रो के नाम से जाना करते उसको भी इसमें इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। कैसे पहुंचना है, या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा वहां से चले जाना, या डायरेक्ट मेथड बता रही हूँ, गूगल पे जाके अपना टेक्स्ट बुक लिख देना और जो पहली साइट है इस पे क्लिक करना। क्लिक करोगे तो यहाँ सुपर कोचिंग पे जाना है। सुपर कोचिंग पे जाओगे तो यहाँ साइड में सारे एग्जाम खुल जाएंगे। इसमें आपको दिखेगा लास्ट में है एसएससी एग्जाम्स, इस पे जाना। ये आपको सामने दिखाएगा 349 दिखाएगा। फोन से करना, लैपटॉप से मत करना, ठीक है। 349 दिखाएगा लेकिन मेरा कूपन कोड आपको दे देती हूँ, उसका यूज कर लेना, डिस्काउंटेड प्राइस मिल जाएगा। यहाँ अप्लाई कूपन में जाना और कूपन कोड है NISHA22 निशा 22, इसका यूज करके और अप्लाई कर दियो। ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा 329 के अंदर, ठीक है। तो इसी के साथ कोई और डाउट हो तो बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, अदरवाइज क्लास को इतना ही रखते हैं। आई होप क्लास अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास ट्राई करूंगी कल ही ले आऊं या फिर एज सुन एज पॉसिबल मैं आपकी अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।